अपने सभी दोस्तों की सेवा में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक झटका देने वाला हूँ। वो कहते हैं ना, जोर का झटका धीरे से लगे, लेकिन मुमकिन है कि आज ये धीरे से जो झटका मैं देने वाला हूँ ये आप लोगों को जोर से लगे। हमारी इंडस्ट्री में जितने भी बड़े मौसीकार गुजरे हैं उनमें एक नाम तो बहुत ही खास है, वो है राहुल देव बर्मन जी का। राहुल देव बर्मन जी ने पहले तो असिस्टेंट की हैसियत से, उसके पहले म्यूजिशियंस की हैसियत से जब अपने कैरियर की शुरुआत की तो काफ़ी वक्तों तक वो अपने पिताजी के साथ रहे और फिर आराधना के बाद जैसे राहुल देव जी का एक ग्राफ ऊपर की तरफ जाने लगा, उसकी वजह रही किशोर कुमार के साथ साथ राजेश खन्ना जी। इस संगत ने बड़े कारनामे अंजाम दिए, लेकिन उससे पहले भी आर डी बर्मन साहब के बड़े ही खूबसूरत कंपोजिशन में आधारित बड़े ही प्यारे प्यारे नगमे हम लोग ऑलरेडी सुनते रहे हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि आर डी बर्मन साहब ने जो फिल्म संगीत में जो अपना एक जलवा दिखाया और जितनी खूबसूरत धुनें बनाई, उनकी धुनों में कहीं ना कहीं वेस्टर्न गानों की, वेस्टर्न ट्यून्स की एक झलक होती थी। अब इस बात में यह हकीकत कितनी रही है इस तरफ तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हाँ, हमारी इंडस्ट्री के दो एक मौसीकार ऐसे हैं कि जिनके काम में हमें बाहर के काम की, बाहर के गानों की झलक तो बहरहाल मिलती है और आर डी बर्मन उनमें एक नाम ख़ास है। जब टेक्नोलॉजी का ज़माना नहीं था, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो उस ज़माने में ये होता था कि हम किसी के काम का वर्णन नहीं कर सकते थे या हम किसी के काम के एनालिसिस नहीं कर सकते थे और हम ये सोचते थे कि अरे भाई, ये जो काम है ये तो फला म्यूज़िक डायरेक्टर का काम है और ये कितना अजीम काम है, कितना बढ़िया काम है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे की तरफ जाने लगी और दुनिया सिमट कर हमारी मुट्ठी में आ गई और उन पर्दों का भी इंकशाफ होने लगा, उन राज के ऊपर से भी वो पर्दे उठने लगे कि जो अब तक पड़े हुए थे। और ऐसे में ही एक जानकारी मेरे हाथ लगी। मैं चाहता हूं कि आज ये जानकारी मैं आपके हवाले कर दूं कि एक नगमा था जो कि बहुत पॉपुलर हुआ था अपने ज़माने में। 1966 की यह फिल्म थी और इस फिल्म के इस गीत ने तो तहलका मचा दिया था और न सिर्फ कि उस वक्त बल्कि उस वक्त से लेके आज तक ये गाना हम लोगों के फेवरेट चार्ट में है। कौन सा है वो गाना, मैं आपको जरूर बताऊंगा। कौन सी है फिल्म, मैं ये भी आपको बताऊंगा। और ये खास गाना किस गाने पे आधारित है या किस गाने से इंस्पायर्ड है जिसे आर डी बर्मन साहब ने पिक किया था और कहां से पिक किया था, आज मैं आपके सामने यही जानकारी रखने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपने मनपसंद चैनल को। चलते हैं वीडियो की तरफ, ताकि मैं आज उस राज से पर्दा उठा सकूं कि इस खूबसूरत गाने के पीछे जिसे गाया तो था मोहम्मद रफ़ी साहब ने, कंपोजिशन थी राहुल देव बर्मन जी की, पर इस गाने की बुनियाद कहां थी। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, क्रिएटिविटी के फील्ड में हम हमेशा कभी ना कभी किसी से इंस्पायर्ड हो जाते हैं, कभी किसी से मोटिवेट हो जाते हैं और कभी कभी कॉपी भी कर लेते हैं। हमारी इंडस्ट्री का ये खासा रहा है और ये बात आज की नहीं है, ये बात बरसों पुरानी है, बल्कि एक तरह से ये एक रीत बन चुकी है। हमारी इंडस्ट्री के कई एक मौसीकार हैं जिन्होंने बाहर के धुनों को काफ़ी हद तक पिक किया। इस मामले में तो राहुल देव बर्मन साहब, बप्पी लहरीदा और अनु मलिक साहब काफ़ी यूँ कहना चाहिए कि कोई अच्छी शोहरत नहीं रखते, लेकिन कौन सा गीत उन्होंने कहाँ से पिक किया है ये ज़रा मुश्किल था जानना, क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो साधन नहीं था कि हम इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन प्राप्त कर पाते। लेकिन जब ये साधन हमें प्राप्त हुए तो रफ्ता रफ्ता बहुत सारे ऐसे राजों से पर्दे उठने लगे कि जिनको हम बहुत बड़ी बात समझते थे। तीसरी मंजिल, जो कि आर डी बर्मन साहब की कैरियर की वो फिल्म थी जिसने आर डी बर्मन को फिल्म इंडस्ट्री में एक बेहतरीन संगीतकार की हैसियत से स्थापित कर दिया। लोग उनके मुरीद हो गए, चाहने वाले उनको बहुत प्यार करने लगे और ये तय हो गया कि हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत ही मजबूत म्यूजिक डायरेक्टर ने कदम रख दिया है। और ये सच भी है, क्योंकि आर डी बर्मन साहब ने यूं तो अपने संगीत में बहुत सारे तजर्बात किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन उन एक्सपेरिमेंट में एक चीज़ ये भी शामिल रही कि उन्होंने
फोक संगीत या वेस्टर्न संगीत को लेकर भी काफ़ी कुछ काम किया। उसमें उन्होंने अपना अंदाज भी दिखाया, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि किसी की ज़मीन पे फूल खिलाना और अपनी ज़मीन पे बगीचा लगाना, दोनों में फ़र्क होता है। आर डी बर्मन ने दोनों काम किए। आज मैं आपसे जिस गाने का जिक्र करने जा रहा हूं, यह है रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया हुआ एक बड़ा ही खूबसूरत गाना, जो कि तीसरी मंजिल से लिया गया है। तीसरी मंजिल, जैसा कि आप जानते हैं, कि एक मर्डर मिस्ट्री थी और ये फिल्म अपने दौर में बड़ी कामयाब फिल्म थी। इसमें बड़े खूबसूरत गाने थे और इस बात को बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ कहा जा सकता है कि आर डी बर्मन ने हर कंपोजिशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया था। महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल ऐ शमा वाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, आगे तुमने मुझे देखा होकर मेरे इन तमाम गीतों में, 6 गीतों में आपने एक गीत सुना जो कि रफ़ी साहब की आवाज़ में सोलो था, दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे। आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। ये जो गीत था, रफ़ी साहब ने इसे बड़ी ही खूबसूरती से गाया था और ये गाना आज तक इतना खूबसूरत लगता है सुनने में कि हम इसके जादू से, इसके सहर से निकल नहीं पाते। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो गीत था, इस गीत की कंपोजिशन जो आर डी बर्मन ने दिया था, तो कहां से इंस्पायर हुए थे? मैं आपको बताता हूं। हर देश की अपनी एक परंपरा होती है, अपनी एक तहजीब होती है, उसका अपना एक फोक संगीत होता है और हमारे यहाँ भी देखिएगा कि हमारे जितने प्रांत हैं उन प्रांत का अलग अलग एक फोक संगीत है, जिसे नौशाद साहब ने भी काफ़ी इस्तेमाल किया, दूसरे फिल्मकारों ने, फिल्म के म्यूज़िक कंपोजर्स ने भी काफ़ी इस्तेमाल किया। वैसे ही हमारा जो पड़ोसी मुल्क है नेपाल, छोटा सा मुल्क है, लेकिन इस छोटे से मुल्क की भी अपनी एक तहजीब है, अपनी एक परंपरा है, अपना एक फोक म्यूज़िक है और नेपाल का ही एक फोक म्यूज़िक जिससे इंस्पायर होकर बर्मन साहब ने इस गीत को जन्म दिया था। ये जो नेपाली गीत है, नेपाली फोक संगीत, इसके लेखक और इसके संगीतकार थे श्री अंबर गुरुङ साहब। अंबर गुरुङ साहब नेपाल की सरजमीन पे एक बहुत ही जाना माना नाम है और नेपाल का जो नेशनल एंथम है वो भी इन्होंने ही बनाया था और इन्हें बहुत ही इज्जत की निगाह से देखा जाता है। अंबर गुरुङ साहब का ही लिखा हुआ एक नगमा, एक फोक संगीत, जिसे गाया था अरुण लामा जी ने और रुद्रमणि ने। ये एक डुएट फोक सॉन्ग है, बड़ी प्यारी सी धुन है और इसी गीत से प्रभावित होकर हमारे आर डी बर्मन साहब ने इस गीत को रचा था, दीवाना मुझसा नहीं। और मुखड़ा सुनने के बाद जब आप इसके स्टैंजा को सुनेंगे तो फिर आप हैरान रह जाएंगे, अरे वाह, ये तो बिल्कुल वैसा ही है, इसका मुखड़ा भी बिल्कुल उस गाने से मिलता हुआ है। और जब स्टैंजा की तरफ हम आते हैं तो स्टैंजा भी लगता है कि शायद हम उसी गीत को सुन रहे हैं। दोस्तों, इस गीत को गाया था अरुण लामा जी ने और रुद्रमणि जी ने और लिखा था इसे और संगीत स्वरबद्ध किया था श्री अंबर गुरुङ जी ने। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये नेपाल का एक फोक गीत है जिस पे राहुल देव बर्मन जी ने इस खूबसूरत से गाने की बुनियाद रखी, दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे। अब यहाँ पे जो ख़ास तौर से कहने वाली बात है कि जैसा कि मैंने हमेशा कहा कि रफ़ी साहब की शख्सियत या उनकी आवाज़ एक पारस पत्थर की तरह थी कि जब कोई शख्स उनसे मस कर जाता था या जब कोई गीत उनकी आवाज़ को छू लेता था तो फिर वो गीत अमर हो जाता था। इस गीत के साथ भी ऐसा ही हुआ। इसको फोक संगीत के हैसियत से तो नेपाल के लोगों ने ही सुना होगा या नेपाल के लोग ही जानते हैं और बहुत सारे आज के भी सिंगर ने कवर के तरीके से भी इस गीत को पेश किया है। लेकिन रफ़ी साहब की आवाज़ में जब आर डी बर्मन ने इस गीत को ढाला तो उसके बाद जो जादू हुआ कि न सिर्फ ये कि अपने देश बल्कि देश
से बाहर विदेशों में भी इस गीत के बड़े चर्चे हुए और इस गीत को सुनने वाले लाखों करोड़ों की तादाद में इस गीत की प्रशंसा कर उठे। पाया है दुश्मन को जब ये गीत अगर आप सोचें कि 1966 की है, लेकिन आज तक इस गीत का जादू, इसके मिठास आज तक वैसे ही बरकरार है। और जब रफ़ी साहब कहते हैं कि दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, ऐसा लगता है कि साक्षात खुद रफ़ी साहब सामने खड़े हैं। शम्मी कपूर की आवाज़ में रफ़ी साहब ने जिस तरह से अपनी आवाज़ मिलाई, उनके अंदाज में जिस तरह से अपनी आवाज़ को ढाला, वो तो सुनने से ताल्लुक़ रखता है। तो ये था वो छोटा सा हल्का सा झटका जो कि मैंने आज आपको बड़े ही ज़ोरों से दिया, क्योंकि आप भी हैरान हो गए होंगे कि आर डी बर्मन जी की इतनी खूबसूरत कंपोजिशन की बुनियाद मैंने कहाँ से ढूंढ ली। लेकिन ये हकीकत है कि इस गीत की बुनियाद इसी गीत पर आधारित है जो कि मैंने आपको सुनवाया। अरुण लामा जी, विदुरदरमणि जी और अंबर गुरुंग जी जो इनके खालिक थे। तो बस आज की कहानी यहीं तक, लेकिन चलने से पहले मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, मेरा मकसद राहुल देव बर्मन साहब की बेइज्जती करना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि भाई नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है। और राहुल देव बर्मन जी ने जितनी ही कलाकारी के साथ, फनकारी के साथ इस गीत को रचा, वो तो सुनने से ताल्लुक़ रखता है। हाँ, कहना सिर्फ ये है कि हम जिसे ये समझते थे कि ये क्रिएशन राहुल देव बर्मन जी की है, वो क्रिएशन दरअसल उसकी बुनियाद ये नेपाली फोक सॉन्ग है। तो बस आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।